कहानी की शुरुआत होती है रोज की मौत के 6 दिन बाद। अब वो वाला स्माइल कर्स जूल के ऊपर आ चुका है और जूल पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह इस शराब को अपने से हटाकर किसी और पर डाल दे। आपको पता ही है कि इस कर्स के अंदर इंसान के पास ज़्यादा समय नहीं होता। ज़्यादातर लोग 6 से 7 दिन में ही मर जाते हैं, कुछ तो 4 दिन भी नहीं झेल पाते। जूल के दिमाग में एक प्लान आता है। वो तय करता है कि 2 अपराधियों के पास जाएगा, उनमें से एक को वो मार देगा और दूसरे को वो शराब का असर दिखा देगा, जिससे कर्स उसके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा। योजना के मुताबिक जूल एक क्रिमिनल को तो ख़त्म कर देता है, लेकिन दूसरा अचानक फायरिंग शुरू कर देता है। गोलीबारी के दौरान वही अपराधी गलती से जूल के ही हाथों मारा जाता है। इससे जूल बुरी तरह घबरा जाता है, क्योंकि उसका बनाया हुआ पूरा प्लान फेल हो गया था। लेकिन किस्मत इस बार उसके साथ होती है। उसी समय वहां लुइस नाम का एक और ड्रग डीलर पहुंचता है। वो चोरी छुपे सब कुछ देख रहा था और असल में वहां माल लेने आया था। ये देखकर जूल को समझ आता है कि उसका प्लान आखिरकार सफल हो ही गया है। अब ये कर्स लुइस पर ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे ही जूल वहां से निकलने की कोशिश करता है, बाहर पहले से मौजूद गैंगस्टर्स उस पर गोलियों की बरसात शुरू कर देते हैं। जान बचाने के लिए जूल पिछली खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन किस्मत इस बार उसका साथ नहीं देती। वो सीधे एक ट्रक के नीचे आ जाता है और उसी पल उसकी मौत हो जाती है। उसका शरीर बुरी तरह टुकड़ों में बिखर जाता है। उन खून के छींटों और शरीर के टुकड़ों से एक स्माइल का आकार बनता है और यही असल में उस डरावनी एंटिटी और कर्स का नाम है। यानी अब यहाँ से असली फिल्म की शुरुआत होती है। पिछले हिस्से के सभी किरदार खत्म हो चुके हैं और कहानी नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। सबसे अहम बात यह है कि चाहे आप इस शराब को किसी और पर डाल भी दो, चाहे कर्ज से छुटकारा भी पा लो, आपका अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। पिछली मूवी में भी जिसने कर्ज को आगे बढ़ाया था वो जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया था और अब देख लो जूल भी अपनी जान गंवा बैठा। खैर, अब कहानी नए ट्रैक पर जाती है, जहां हमें मिलती है स्काई रायली, एक बेहद मशहूर पॉप स्टार और ग्रैमी अवार्ड विनर। वो लंबे समय बाद एक टॉक शो के जरिए अपना कमबैक कर रही है, लेकिन असल वजह यह है कि स्काई पिछले दिनों सब्सटेंस एब्यूज़ की चपेट में थी। अपने बॉयफ्रेंड पॉल हडसन के साथ उसने ड्रग्स और नशे की लत लगा ली थी, जिसने उसकी ज़िंदगी को बुरी तरह बदल दिया। नशे की उसी हालत में अपने ग्रैंड वर्ल्ड टूर के दौरान स्काई एक दिन पॉल के साथ लॉन्ग ड्राइव पर निकलती है, लेकिन रास्ते में उनकी कार का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। इस हादसे में पॉल की मौके पर ही मौत हो जाती है, जबकि स्काई गंभीर रूप से घायल हो जाती है। इसके बाद स्काई को करीब 1 साल तक हॉस्पिटल में रहकर इलाज कराना पड़ा। धीरे धीरे उसने अपनी चोटों से भी उबर लिया और बड़ी मुश्किल से ड्रग्स की लत को भी छोड़ने में कामयाब रही और आज लंबे समय बाद वो अपने करियर में दोबारा वापसी कर रही है। वो स्टेज पर खड़े होकर अपनी मैनेजर, अपने सपोर्ट सिस्टम यानी अपनी माँ एलिजाबेथ, अपने पर्सनल असिस्टेंट जोशुआ और उन सभी फैंस का शुक्रिया अदा करती है, जिनकी दुआओं और सपोर्ट की वजह से वो मौत जैसी अंधेरी दुनिया से निकलकर अब फिर से अपनी ज़िंदगी को संवारने की राह पर है। लेकिन रुकिए ज़रा, फिल्म का नाम है स्माइल, यानी कि जन्नत जैसी मुस्कान के साथ जन्नुम जैसी किस्मत हमेशा आपका पीछा कर रही है। और यही अब स्काई की कहानी में आगे होने वाला है। इसके बाद हम स्काई को उसके अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए डांस प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। कुछ स्टेप्स करते समय उसे दिक्कत होती है, इसलिए वो थोड़ी देर आराम करने के लिए रेस्ट रूम में चली जाती है। वहाँ उसका ध्यान अपने बैग पर जाता है, जिस पर सर्जरी के मार्क्स लगे होते हैं। वही निशान उसके पेट पर भी मौजूद हैं। इतना ही नहीं, उसकी बैक पेन अब भी उसे परेशान कर रही है और इसी दर्द से छुटकारा पाने के लिए स्काई आज भी छुपकर पेन किलर जैसी ड्रग्स का इस्तेमाल कर रही है। स्काई जैसे ही ड्रग्स की टैबलेट लेने लगती है, तभी उसकी माँ एलिजाबेथ दरवाजे पर नॉक करती है। अचानक हुए इस डिस्ट्रैक्शन से स्काई घबरा जाती है और टैबलेट उसके हाथ से छूटकर वॉश बेसिन में गिर जाती है। अब उसके पास कोई और ड्रग नहीं बचा था। इसके बाद एलिजाबेथ और जोशुआ उसे होटल तक छोड़ने निकलते हैं, लेकिन रास्ते भर स्काई अपनी दर्दनाक हालत से जूझती रहती है। उसी दौरान वो छुपकर लुइस को मैसेज कर देती है। लुइस उसे मिलने बुला लेता है। होटल पर ड्रॉप करने के बाद जैसे ही एलिजाबेथ और जोशुआ निकलते हैं, स्काई तुरंत एक टैक्सी लेकर लुइस के घर पहुंच जाती है। दरवाज़ा खुलते ही उसे देखकर लुइस बेहद घबराया हुआ नजर आता है। उसका व्यवहार पूरी तरह पागलों जैसा था। वो तलवार की नोक पर स्काई को रोककर गुस्से में पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। स्काई हैरान होकर कहती है कि उसने ही तो उसे मैसेज किया था मिलने के लिए, लेकिन ये सुनकर लुइस चौंकाने वाला सच बताता है कि उसने तो उसे कोई मैसेज भेजा ही नहीं। यानी अब हमें समझ आता है कि वो मैसेज असल में उसी स्माइल एंटिटी ने लुइस से भिजवाया था,
ताकि वो अपना अगला शिकार बना सके, क्योंकि हर 6 दिन बाद इस कर्स को नए शिकार की तलाश करनी पड़ती है। इसी दौरान स्काई लुइस से अपना पेन किलर वाला ड्रग्स मांगती है। लुइस अनमने मन से अंदर चला जाता है, लेकिन उसकी हालत देखकर साफ पता चलता है कि वो अब भी उस डरावनी एंटिटी के खौफ से बाहर नहीं निकल पाया है। वो पूरी तरह टूट चुका है और मानो पागलपन की हद तक पहुंच गया है। स्काई अब बाहर खड़ी होकर उसका इंतज़ार करने लगती है। स्काई काफ़ी देर तक बाहर इंतज़ार करती रहती है, लेकिन लुइस बाहर नहीं आता। बेचैन होकर वो उसे देखने अंदर चली जाती है। तभी अचानक लुइस कमरे से चीखता हुआ बाहर की ओर भागता है। उसकी आंखें डरी हुई थी और वो ऊपर की ओर किसी चीज़ को घूर रहा था। स्काई को कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन हम समझ पाते हैं कि वो असल में उसी स्माइल एंटिटी को देख रहा था। एंटिटी अब अपना आखिरी कदम बढ़ाते हुए उसके शरीर के अंदर घुस जाती है। स्काई उसे संभाल ही रही थी कि अचानक लुइस पूरी तरह से पोजेस हो जाता है। उसके चेहरे पर एक बेहद डरावनी क्रीपी मुस्कान फैल जाती है, जिसे देखकर स्काई सहम जाती है। अगले ही पल लुइस पागलों की तरह हंसते हुए पास रखी लगभग 15 किलो की वेट प्लेट उठाता है और उसे अपने चेहरे पर बार बार मारना शुरू कर देता है। तब तक मारता रहता है जब तक उसका पूरा चेहरा पूरी तरह चकनाचूर नहीं हो जाता। खून से लथपथ और टूटा हुआ चेहरा पहचानने लायक भी नहीं बचता, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो डरावनी स्माइल अब भी उसके चेहरे पर जमी हुई रहती है। ये खौफनाक नज़ारा देखकर स्काई वहीं उल्टियां करने लगती है। इसी पर हमें साफ समझ आता है कि कर्स अब स्काई के ऊपर ट्रांसफ़र हो चुका है और यही वजह थी कि एंटिटी ने उसे लुइस के पास आने का जाल बिछाया था। डरी सहमी स्काई 911 पर कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन तुरंत सोच बदल देती है। वहाँ एक खून से लथपथ लाश थी, ड्रग्स मौजूद थे और ऊपर से उसकी अपनी पिछली हिस्ट्री भी ड्रग एडिक्शन से जुड़ी थी। अगर पुलिस यहाँ आती तो उसका पूरा कमबैक बर्बाद हो जाता। इसी डर से स्काई वहाँ से तुरंत भाग खड़ी होती है। घर पहुंचकर स्काई खुद को थोड़ा संभालने की कोशिश करती है। वो पानी पीती है, नहाती है, लेकिन इसी दौरान उसे एहसास होता है कि उसके बाल झड़ रहे हैं। ये देखकर उसका स्ट्रेस और भी बढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद वो सोने चली जाती है। रात के बीचों बीच अचानक उसे अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। घबराकर वो कमरे में इधर उधर देखने लगती है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। यहाँ साफ हो जाता है कि अब कर्स उसके साथ भी खेलना शुरू कर चुका है और आने वाले अगले 6 से 7 दिन उसके लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं होंगे। अगले दिन स्काई शूट पर जाती है, लेकिन वहाँ भी उसका चेहरा परेशान सा ही लगता है। उसकी माँ एलिजाबेथ इस बदलाव को नोटिस करती है और उसे सलाह देती है कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड जेमा से संपर्क करे। जेमा से उसका रिश्ता करीब 1 साल पहले खराब हो गया था और तब से उनकी कोई बातचीत नहीं हुई थी। इसी बीच सेट पर स्काई का एक पुराना दोस्त आता है। वो उसे एक चैरिटी इवेंट में गेस्ट बनकर शामिल होने का ऑफर देता है। स्काई बिना झिझक खुशी खुशी उसका प्रस्ताव मान लेती है। इसके अगले दिन हम स्काई को उसके नए प्रोजेक्ट्स के फोटोशूट में देखते हैं। वो अलग अलग कॉस्ट्यूम पहनकर शूट कर रही थी, लेकिन एक कॉस्ट्यूम बदलते समय उसे थोड़ी असहजता महसूस होती है। खैर, शूट खत्म करने के बाद वो अपने कैबिन में आ जाती है, जहाँ वो फिर से घबराई हुई थी, क्योंकि लुइस की हालत देखकर जो उसने उल्टियाँ की थी उसका डर अब भी उसे सता रहा था। उसे लगता था कि उसकी वोमिटिंग से पुलिस उसका डीएनए ट्रेस कर सकती है। डर और टेंशन में डूबी स्काई अब आखिरकार अपनी पुरानी दोस्त जेमा से संपर्क करने का सोचती है। इसी दौरान स्काई को अचानक एक अनजान नंबर से मैसेज आता है। उसमें लिखा था, क्या तुम पिछली रात लुइस के अपार्टमेंट में थी? ये पढ़ते ही स्काई के होश उड़ जाते हैं। इसका सीधा मतलब था कि किसी को सच में पता चल चुका था कि लुइस की मौत के वक्त स्काई वहां मौजूद थी। अब उसकी परेशानी और भी बढ़ने लगती है। तभी अचानक उसे फिर से वही अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं जो उसने पिछली रात सुनी थी। घबराकर वो कमरे में यहाँ वहाँ देखने लगती है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। मगर जैसे ही वो वापस शीशे में मुड़कर देखती है, उसे वहाँ अपने पीछे लुइस खड़ा हुआ नजर आता है। डर से स्काई का पूरा शरीर कांपने लगता है। तभी लुइस अचानक अपनी उंगलियों से स्काई के होंठों को खींचकर जबरदस्ती उसके चेहरे पर एक क्रीपी सी स्माइल बना देता है। स्काई बुरी तरह चीख पड़ती है, लेकिन तभी उसकी माँ कमरे में आ जाती है और सब कुछ अचानक से नॉर्मल हो जाता है, जैसे वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। हमेशा की तरह ये सिर्फ एंटिटी का खेल था। स्काई तुरंत बात बदलती है और कहती है कि उसने दरअसल एक मकड़ी देख ली थी, इसलिए वो चीख पड़ी। इसके बाद वो अपनी माँ से कहती है कि वो ये ड्रेस नहीं पहनेगी, क्योंकि इसमें उसके पेट पर बना बड़ा सा सर्जरी वाला कट साफ दिखता है। उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करती है। अब अगला सीन शिफ्ट होता है, जहाँ स्काई का प्रोजेक्ट पूरा होता है। इसके बाद एक फैन मीट इवेंट होता है।
जिसमें अलग अलग तरह के फैंस उससे मिलने आते हैं, ऑटोग्राफ लेते हैं और उसके साथ तस्वीरें भी क्लिक करवाते हैं। फैन मीट के दौरान अचानक एक अजीब सा शख्स आता है। वो अपनी टी शर्ट पर स्काई से ऑटोग्राफ लेता है और फिर पिक्चर क्लिक करवाते हुए ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ लेता है। ना सिर्फ पकड़ता है बल्कि अश्लील बातें करते हुए उसके साथ ज़बरदस्ती नज़दीकियां बनाने की कोशिश करता है। स्काई घबरा जाती है और बहुत परेशान हो जाती है। तभी सिक्योरिटी दखल देती है और उस आदमी को पकड़कर वहां से बाहर ले जाती है। स्काई गहरी सांस लेकर खुद को थोड़ा काम डाउन करती है और फिर अगले फैन को बुलाती है, लेकिन इस बार जो फैन सामने आती है वो एक छोटी सी बच्ची थी। समस्या ये थी कि उस बच्ची के चेहरे पर एक बहुत सी अजीब क्रीपी स्माइल थी। उसे देखकर स्काई को बहुत असहज महसूस होता है। खैर, दिन समाप्त होता है और स्काई अपने घर लौटती है। अब उसकी हालत और भी ज़्यादा परेशान करने वाली थी। स्ट्रेस की वजह से उसके बाल लगातार झड़ रहे थे। इसी बेचैनी में वो अपनी पुरानी दोस्त जेमा को कॉल करने का फैसला करती है। हिम्मत जुटाकर स्काई जेमा को कॉल करती है। सबसे पहले वो उससे माफ़ी मांगती है और फिर बताती है कि उसे उसकी बेहद ज़रूरत है। जेमा उसे भरोसा दिलाती है कि वो जल्द ही लगभग 45 मिनट में उसके पास पहुंच जाएगी। अब स्काई थोड़ा हल्का महसूस करती है। वो पानी पीकर अपना मूड ठीक करने की कोशिश करती है और फिर पियानो बजाते हुए धीरे धीरे गाना गाने लगती है। लेकिन तभी अचानक उसका ग्लास वाटर बोतल टेबल से अपने आप नीचे गिरकर चकनाचूर हो जाता है। ये देखकर स्काई बुरी तरह परेशान हो जाती है। वो फौरन घर का मेन डोर चेक करने जाती है, लेकिन ताला अब भी लगा हुआ होता है। ये देखकर उसे थोड़ी राहत मिलती है। अब वो वापस जाकर टूटे हुए गिलास के टुकड़े उठाने के लिए जाती है, लेकिन तभी अचानक स्काई को फिर से अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो चौंक कर सामने देखती है और नोटिस करती है कि वहाँ वही टी शर्ट रखी हुई है जिस पर उसने उस क्रीपी आदमी को ऑटोग्राफ दिया था। जैसे ही वो आगे बढ़ती है उसे दिखाई देता है कि उस आदमी के सारे कपड़े फ्लोर पर बिखरे पड़े हैं, यहाँ तक कि उसके इनरवेयर्स भी। अब स्काई कमरे में चारों तरफ नज़र दौड़ाती है और तभी अचानक वो आदमी बिल्कुल नेक्ड उसके सामने खड़ा नजर आता है। अगले ही पल कमरे की सारी लाइट्स अपने आप बुझ जाती हैं और अंधेरे में वो आदमी पूरी ताकत से स्काई की तरफ दौड़ता है। घबराकर स्काई फौरन मेन डोर की ओर भागती है और उसे खोल देती है और तभी उसे सामने जेमा खड़ी मिलती है। स्काई उसे तुरंत अंदर बुलाती है और पास में रखा एक लैंप पकड़ लेती है ताकि उस अजनबी आदमी से मुकाबला कर सके। लेकिन जैसे ही वो दोबारा कमरे की तरफ देखती है सब कुछ बदल चुका होता है। वो ग्लास बोतल बिल्कुल सही सलामत टेबल पर रखी थी और फ्लोर पर कोई कपड़े भी नहीं थे, यानी कि ये सब सिर्फ उसके इल्यूजन्स थे। अब स्काई जेमा से बातें करने लगती है। जेमा उससे पूछती है कि आखिर हो क्या रहा है और वो इतनी परेशान क्यों है। स्काई थोड़ा भावुक होकर पहले सॉरी कहती है, फिर थैंक यू बोलती है और पूछती है कि जेमा तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गई। इस पर जेमा जवाब देती है, जल्दी? अरे तुमने तो मुझे 1 घंटे पहले कॉल किया था। ये सुनकर स्काई हैरान रह जाती है और थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। स्काई के हिसाब से तो अभी कुछ ही मिनट बीते थे, लेकिन जेमा कह रही थी कि कॉल किए हुए 1 घंटा हो चुका है। ये सुनकर स्काई थोड़ी देर के लिए हैरान रह जाती है, मगर खुद को संभालकर जेमा से अपने दिल की बात कहने लगती है। वो बताती है कि उसे लगातार नाइटमेयर्स आ रहे हैं और उसके सामने अजीब अजीब चीज़ें होने लगी हैं। फिर स्काई जेमा को लुइस की सच्चाई बता देती है, कैसे उसने उसकी आंखों के सामने खुद को ख़त्म कर लिया था और अब उसका स्माइल करता हुआ चेहरा उसे हर जगह दिखाई देता है। वो पूछती है कि अब उसे आखिर करना क्या चाहिए। जेमा उसे शांत करती है, समझाती है और कहती है कि आज रात वो उसके साथ ही रुकेगी। दोनों सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन रात में स्काई को अपने एक्सीडेंट का डरावना सपना आता है। वो अचानक चीखकर जाग जाती है। जेमा चिंतित होकर पूछती है कि क्या हुआ। स्काई रोते हुए बताती है कि अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है। उसे लगता है कि सारी गलती उसी की है। उसके दिमाग में आवाज़ों और अंधेरों का तूफान भरा पड़ा है। वो इस डार्कनेस में धीरे धीरे फंसती जा रही है और चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रही। तभी जेमा उसकी तरफ देखकर अचानक कहती है, क्योंकि तुम एक बुरी इंसान हो। ये सुनकर स्काई दंग रह जाती है। वो तुरंत पूछती है, अभी तुमने क्या कहा? लेकिन अब जेमा कोई जवाब नहीं देती। उसके चेहरे पर धीरे धीरे वही डरावनी क्रीपी स्माइल फैल जाती है। इसे देखकर स्काई बुरी तरह डर के मारे कांपने लगती है। जेमा के चेहरे को घूरते हुए अचानक स्काई को फिर से अपने एक्सीडेंट के विजन आने लगते हैं। डर के मारे वो एकदम से उठ जाती है और चारों ओर नज़र दौड़ाती है। तभी उसे एहसास होता है कि कमरे में तो जेमा थी ही नहीं।
कुछ पल बाद दरवाज़ा खुलता है और जेमा बाहर से कॉफ़ी लेकर अंदर आती है। यही स्काई नोटिस करती है कि अब सुबह हो चुकी है, जबकि कुछ पल पहले तक उसे रात महसूस हो रही थी। जेमा कहती है कि अब उसे जाना होगा। स्काई अंदर ही अंदर चाहती थी कि वो रुके, लेकिन खुद उसे भी अपने टूर की प्रिपरेशन पर निकलना था। तभी उसकी माँ एलिजाबेथ उसे लेने के लिए पहुंच जाती है। अब स्काई अपने डांस शूट पर जाती है। शूट के दौरान अचानक वो स्टेज पर गिर जाती है और उसे अपने पैर पूरी तरह टूटे हुए दिखाई देते हैं। दर्द इतना भयानक था कि वो चीखने लगती है। सभी लोग उसकी मदद के लिए दौड़कर आते हैं, लेकिन जैसे ही वो नीचे देखती है उसके पैर बिल्कुल सही सलामत थे। घबराकर वो चिल्लाती है कि उसे किसी ने धक्का दिया था। तो आखिर वो कौन था? इस पर डायरेक्टर साफ कहता है कि उसके पास तो कोई आया ही नहीं था। अब और भी ज़्यादा परेशान होकर स्काई अपने मेकअप रूम की तरफ जाती है। दरवाजे के बाहर उसे जोशुआ खड़ा दिखाई देता है। उसके चेहरे पर वही डरावनी क्रीपी स्माइल थी। घबराकर स्काई कमरे के अंदर जाती है और देखती है कि पूरा मेकअप रूम तहस नहस पड़ा है। हर तरफ सामान बिखरा हुआ था, हर चीज़ तोड़ी फोड़ी गई थी। वो गुस्से में बाहर आकर जोशुआ पर चिल्लाती है, ये सब तुमने किया है, और किया तो क्यों किया? लेकिन जोशुआ एकदम ठंडे चेहरे से कहता है कि उसने तो कुछ भी नहीं किया। तभी एलिजाबेथ बीच में बोल पड़ती है कि जोशुआ तो उसके साथ ही था, वो यहाँ आया ही नहीं। और फिर शक जताती है, स्काई कहीं तुमने फिर से ड्रग्स तो लेने नहीं शुरू कर दिए? स्काई तड़प कर कहती है कि उसने कोई ड्रग्स नहीं लिए, और ये बिल्कुल सच था। एलिजाबेथ उसे संभालती है क्योंकि थोड़ी ही देर में उन्हें एक चैरिटी इवेंट में जाना था जिसके लिए स्काई को इनवाइट किया गया था, लेकिन स्काई साफ मना कर देती है। यहाँ तक कि टूर को लेकर भी कह देती है कि शायद वो इसके लिए अभी तैयार ही नहीं है। मगर उसकी माँ उसे समझाती है, तुम्हें इस टूर की ज़रूरत है। अगर तुम सोच रही हो कि सब तुमसे नफरत करते हैं तो तुम गलत हो। कोई तुमसे नफरत नहीं करता, सब तुमसे प्यार करते हैं, और उस इवेंट में जाना भी ज़रूरी है क्योंकि तुम अपना वादा नहीं तोड़ सकती। ये टूर से पहले तुम्हारे लिए बहुत अहम है। शाम को स्काई टूर पर जाती है। बैक स्टेज खड़ी होकर वो जेमा को मैसेज करती है। इसी बीच उसे अननोन नंबर से फिर से एक मैसेज आता है, मुझे पता है तुम पॉप सिंगर स्काई रायली हो। ये पढ़ते ही वो पूरी तरह घबरा जाती है। अब स्काई को पक्का यकीन हो चुका था कि लुइस वाली रात किसी ने सब कुछ देख लिया था। तभी उसका नाम स्टेज पर बुलाया जाता है, लेकिन वहाँ जाते जाते एक मक्खी बार बार उसे परेशान करती है। उसे भगाने के चक्कर में स्काई की लिपस्टिक भी पूरी तरह खराब हो जाती है। वो स्टेज पर आती है, उसे बस टेलीप्रॉम्प्टर में एक स्पीच पढ़कर वापस जाना था, लेकिन बीच में ही प्रॉम्प्टर बंद हो जाता है। अब स्काई खुद से बोलने लगती है, मगर उसके शब्द उलझे हुए थे, बिल्कुल बेमानी, बेढंगे और उल्टे सीधे। वो कहती है कि वो कभी सिंगर बनना चाहती ही नहीं थी। भीड़ में सन्नाटा छा जाता है। उसका दोस्त और बाकी सब लोग उसे अजीब नज़रों से देखने लगते हैं। स्काई शर्म और घबराहट में टेलीप्रॉम्प्टर की ओर देखती है और अचानक टेक्स्ट फिर से चलने लगता है। अब वो वहीं से पढ़ना शुरू करती है और अगले गेस्ट को अनाउंस करती है, लेकिन नाम पढ़ते ही उसकी सांसें थम जाती हैं। नाम था पॉल हडसन। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। पॉल यानी उसका अपना बॉयफ्रेंड, वो बॉयफ्रेंड जो उसकी एक्सीडेंट में उसकी आंखों के सामने ख़त्म हो गया था। स्काई बुरी तरह हिल जाती है। वो चिल्लाने लगती है, ये नाम क्यों? ये नाम यहाँ क्यों लिखा है? भीड़ हैरान थी, समझ नहीं पा रही थी कि स्काई पॉल का नाम बार बार क्यों ले रही है। लेकिन तभी हम भीड़ के बीच पॉल को देखते हैं। वो सचमुच वहाँ था, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और उसके चेहरे पर वही डरावनी क्रीपी स्माइल चिपकी हुई थी। स्काई के लिए अब ये सहना नामुमकिन हो गया था। स्काई स्टेज पर खड़ी कांप रही थी। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। वो बार बार चिल्ला रही थी, पोल मर चुका है, वो अब नहीं रहा, ये सब झूठ है, झूठ। भीड़ उसे हैरानी से देख रही थी। इसी बीच उसके पीछे खड़ी एक बुजुर्ग औरत उसे संभालने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखती है, लेकिन स्काई की नज़र में वो बुजुर्ग औरत नहीं बल्कि पोल की डरावनी स्माइलिंग वाली आकृति थी। स्काई दहशत में उसे जोर से धक्का देती है। वो औरत जमीन पर बुरी तरह से गिर जाती है, बुरी तरह घायल हो जाती है। भीड़ चीखने लगती है। पूरा इवेंट तहस नहस हो जाता है। अब स्काई की बदनामी हर जगह फैल चुकी थी। वो टूटे हुए मन और डर से घर लौट आती है, लेकिन वहाँ भी उसे चैन नहीं मिलता। उसके फ़ोन पर फिर से अनजान नंबर से मैसेज आते हैं, तुम बहुत बड़े खतरे में हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, हमें मिलना होगा जल्द ही। डरी हुई स्काई रिप्लाई करती है, तुम हो कौन? उधर से जवाब आता है, जो चीज़ें तुम देख रही हो वो तुम्हारी कल्पना नहीं है, वो सब सच है। इतना ही नहीं, वो अनजान शख्स उसे एक वीडियो भेजता है। वीडियो में लुइस था।
हाँ, वही लुइस जो मरने से पहले बिल्कुल स्काई की तरह ही उन डरावनी स्माइल्स और हॉन्टिंग्स का शिकार हो चुका था। स्काई कांप उठती है और तभी वो खुद अपने घर में भी लुइस की स्माइलिंग वाली आकृति को देखती है। वो उससे डरने लगती है। अब उसका सब्र टूट जाता है। वो भागती हुई घर से बाहर निकलती है और उस लोकेशन पर पहुंचती है जो उसे अनजान शख्स ने बताई थी। वहाँ पहली बार वो शख्स सामने आता है। उसका नाम था मोरिस उसे बताता है कि उसने लुइस की मौत की जांच की थी। लुइस के फ़ोन में आखिरी मैसेज स्काई का ही था। इसी सुराग से वो स्काई तक पहुंचा। मोरिस गंभीर आवाज़ में कहता है, जो कुछ तुम देख रही हो ये कोई वहम नहीं है, ये एक शराप है, एक कर्स जो मरने वाले से अगले इंसान तक चला जाता है। मरने से पहले हर पीड़ित इन्हीं स्माइल्स और हॉन्टिंग्स को देखता है। ये सब उसी एक दानव, उसी शैतानी एंटिटी का खेल है। मोरिस अब धीरे धीरे सब सच सामने लाने लगता है। वो कहता है, ये शराप इंसानों को उनके सबसे डरावने सपनों से सताता है। वो स्माइलिंग चेहरे जिन्हें तुम बार बार देख रही हो असल में वही डेमन है। वो इंसान के डर और उसके सबसे बुरे सपने लेकर उसके सामने आता है। मोरिस आगे बताता है कि ये कर्स कैसे फैला। ये लुइस तक पहुंचा, फिर उससे पहले जूल तक गया। जूल को ये शराप उसकी डॉक्टर दोस्त, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड रोज से मिला था और रोज तक ये पहुंचा उसके एक मरीज से। यही सिलसिला सालों से चलता आ रहा है। स्काई ध्यान से सुन रही थी। मोरिस की आवाज़ अब भारी हो चुकी थी और वो स्काई को बताता है कि मेरे अपने भाई ने इसे झेला था। वो बार बार मुझे समझाने की कोशिश करता रहा कि उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है, लेकिन तब मैंने सोचा वो पागल हो गया है और एक दिन उसने खुद अपना जबड़ा तोड़कर जान दे दी। ये सुनकर स्काई कांप जाती है। मोरिस गहरी सांस लेकर आगे बोलता है, उस दिन से ही मैं इस कर्स को ट्रैक कर रहा हूँ। ये किसी परजीवी की तरह है, एक लीच की तरह जो अपने शिकार को होस्ट बना लेता है। उनके डर, उनके ट्रॉमा और सबसे बुरी यादों से खुद को फीड करता है और जब वो तृप्त हो जाता है तो लगभग एक हफ्ते के अंदर ही अपने शिकार को पूरी तरह से कब्जे में लेकर उसे मार डालता है, लेकिन सीधा नहीं, किसी और के सामने, ताकि ये कर्स अगले इंसान पर ट्रांसफ़र हो जाए। स्काई का चेहरा पीला पड़ चुका था। मोरिस उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, ये सब अब तुम्हारे साथ भी हो रहा है स्काई, और आगे फिर यही होने वाला है। अब जैसे कि हमेशा होता है, स्काई को मोरिस की बातों पर पूरी तरह भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ उसे ये भी पता था कि जो हॉन्टिंग्स वो झेल रही है वो बिल्कुल असली थी। मोरिस उसे समझाता है, ये कर्स एक परजीवी की तरह है। ये तब तक जिंदा रहता है जब तक इसका कोई होस्ट है। अगर अगला शिकार बनने से पहले ही होस्ट मर जाए तो ये आगे पास ऑन ही नहीं हो पाएगा, और अगर पास ऑन ही नहीं होगा तो बिना होस्ट के ये अपने आप खत्म हो जाएगा। ये सुनकर स्काई का गुस्सा फट जाता है। वो चिल्ला उठती है, तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं खुद को मार लूं? मोरिस शांत लहजे में समझाता है, नहीं, मैं एक सर्जन हूँ। मैं तुम्हें मारने की बात नहीं कर रहा। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे दिल को कुछ वक्त के लिए रोक दूंगा। जैसे ही कर्स तुमसे हटेगा मैं तुम्हारा दिल फिर से चालू कर दूंगा। तुम बच जाओगी और कर्स खत्म हो जाएगा। लेकिन स्काई ऑब्वियसली इस पर भरोसा नहीं कर पाती, क्योंकि कोई अनजान आदमी अचानक से ऐसी खतरनाक बात कहे तो कौन ही मानेगा। उधर उस जगह पर लोग स्काई को पहचान भी जाते हैं। कहीं अफवाहें न फैलने लगे कि स्काई अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई है। ये सब सोचकर स्काई परेशान हो जाती है और तुरंत वहां से निकल जाती है। अब वो अपने होटल रूम में वापस आती है। सावधानी के लिए कमरे की सारी लाइट्स ऑन कर देती है। जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करने लगती है ताकि इस जगह से निकल सके। लेकिन तभी अचानक उसकी पीठ में तेज दर्द उठता है। गुस्से और घबराहट में स्काई अपना सामान उठाकर कमरे में इधर उधर फेंकने लगती है। कुछ देर बाद वो खुद को संभालती है और बाहर निकलती है, लेकिन तभी उसे अपने बैकअप डांसर्स दिखाई देते हैं। सबके चेहरों पर वही डरावनी मुस्कान थी। धीरे धीरे वे उसकी तरफ बढ़ने लगे। स्काई भागने की कोशिश करती है, मगर आखिरकार वे उसे पकड़ लेते हैं। उसके साथ बेहद अजीब हरकतें होने लगती हैं। वे उसके बाल खींचकर तोड़ते हैं और किसी का हाथ उसके मुंह के अंदर जबरदस्ती डाल दिया जाता है। उसकी दर्द भरी चीखों के बीच स्क्रीन अचानक काली हो जाती है। इसके तुरंत बाद सीन बदलकर उस रात पर चला जाता है जब पोल और स्काई नशे में झगड़ पड़े थे। गुस्से में स्काई ने गाड़ी का स्टीयरिंग जोर से मोड़ दिया और उसी वजह से एक्सीडेंट हुआ, जिसमें पोल की जान चली गई। यही वो घटना थी जो स्काई के हर बुरे सपने में बार बार लौट कर आती थी। स्काई खुद को पोल की मौत का जिम्मेदार मानती थी। इसके बाद अचानक स्काई की आंखें खुलती हैं और वो खुद को एक वेलनेस रिट्रीट में पाती है। सामने उसकी माँ बैठी होती है। माँ बताती है कि उसे सिर पर चोट लगी थी। स्काई समझाने की कोशिश करती है कि जो उसने झेला वो सिर्फ चोट की वजह से नहीं हुआ,
वो सपना नहीं था बल्कि कुछ और ही था, मगर कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। इसी बीच स्काई ये साफ कर देती है कि वो अब ये टूर कैंसिल करना चाहती है। स्काई को एहसास होता है कि उसे इस सबको ख़त्म करना ही होगा जो उसके साथ लगातार हो रहा है। तभी उसकी माँ गुस्से में फट पड़ती है और कहती है कि अगर वो टूर कैंसिल करती है तो न सिर्फ बड़ा आर्थिक नुकसान होगा बल्कि उसका करियर भी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा, जिसे बनाने में उन्होंने अपनी पूरी उम्र और मेहनत लगा दी है। इस पर स्काई भड़क कर जवाब देती है कि काश वो समझ पाती कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है, तब शायद उसे उसकी हालत का अंदाज़ा होता। इसी बीच अचानक उसकी माँ एलिजाबेथ डरावनी मुस्कान देने लगती है और अजीब दुष्ट जैसी आवाज़ में कहती है कि उसने उसके दिमाग को चख लिया है। इसके तुरंत बाद वो शीशा तोड़ती है और उसमें से एक टुकड़ा उठाकर अपनी ही गर्दन पर वार करती है, फिर अपनी आंखें फोड़ लेती है। ये सब देखकर स्काई दहशत में दरवाजे की ओर भागती है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे एहसास होता है कि शीशे का टुकड़ा उसके अपने हाथ में था और उसकी माँ जमीन पर पड़ी हुई थी। दरअसल उसकी मौत स्काई के ही हाथों हुई थी, जबकि उस एंटिटी ने ऐसा भ्रम पैदा कर दिया था कि मानो उसकी माँ खुद को नुकसान पहुंचा रही हो। इस सदमे से टूटकर स्काई अब ये ठान लेती है कि उसे इस शराब को ख़त्म करना ही होगा। वो कपड़े बदलती है और बाहर निकलने लगती है। जोशुआ और बाकी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक सिक्योरिटी गार्ड की गन लेकर वहाँ से निकल जाती है। बाहर उसकी मुलाकात जेमा से होती है जो उसे संभालती है। इसके बाद स्काई कार में बैठकर वहां से भागती है, जबकि जेमा भी उसके साथ चलने की जिद करती है। रास्ते में स्काई मोरिस से उस जगह का पता मांगती है जहां ये प्रक्रिया पूरी होनी थी जिससे शराब टूट सके। तभी वो जेमा से कार रोकने के लिए कहती है ताकि उसे आगे न बढ़ना पड़े, क्योंकि वो अब किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। लेकिन जेमा कहती है कि वो उसे अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। तभी स्काई के पास एक कॉल आता है और एक कॉल असली जेमा का ही होता है। उसे स्काई का पुराना वॉइस मैसेज आज ही मिला था और वो कभी उससे मिलने आई ही नहीं थी। यानी कि जो शख्स उसके साथ अभी मौजूद था वो हकीकत में वही एंटिटी थी जिसने जेमा का रूप ले रखा था। अब वो एंटिटी जेमा का रूप लेकर स्काई को चिढ़ाने लगती है कि अब कोई उसका साथ नहीं देगा, सब उससे नफरत करते हैं। मगर स्काई अपने आप को संभालती है और जोर से खुद से कहती है कि ये सब उसके दिमाग की चाल है और उसे कंट्रोल वापस लेना होगा। धीरे धीरे वो खुद पर काबू पा लेती है और अचानक वहाँ खड़ी जेमा जैसी शक्ल गायब हो जाती है। असलियत में तो स्काई अकेली ही कार चला रही थी। आखिरकार वो मोरिस के पास पहुँचती है। मोरिस ने एक पुरानी बंद पड़ी पिज़्ज़ा हट बिल्डिंग का इंतज़ाम किया था, क्योंकि वहाँ एक फ्रीज़र मौजूद था जिससे उसके दिमाग को थोड़ी देर तक सुरक्षित रखा जा सके, क्योंकि हार्ट रुकने पर सबसे पहले दिमाग को नुकसान होता है, इसलिए उसे भी बचाना जरूरी था। मोरिस उसे पूरा प्रोसेस समझाता है कि पहले उसे एक इंजेक्शन दिया जाएगा जिससे उसका दिल धड़कना बंद हो जाएगा और फिर उसे दोबारा जिंदा किया जाएगा। मोरिस बाहर कुछ काम से जाता है और उसी दौरान स्काई को छत पर खुद की ही वही वर्जन दिखाई देती है जो उस एक्सीडेंट वाली रात से जुड़ा हुआ था। और वो स्काई को बार बार परेशान करने लगती है। ये उसके सामने उसी की सबसे बड़ी ट्रॉमा यानी कि खुद का ही एक डरावना एविल रूप में प्रकट होकर उसे पीटती है और कहती है कि उसने इस पल का बहुत इंतजार किया है। जैसे कि हमने पहले भी देखा था, ये एंटिटी हमेशा शिकार को उसके सबसे बड़े डर के रूप में सामने आकर तड़पाती है और फिर उसे खत्म कर देती है। इस बार भी वही हो रहा था। वो स्काई का मुंह खोलकर उसके भीतर जाने की कोशिश करती है, लेकिन स्काई हिम्मत जुटाकर खुद पर काबू पा लेती है और उस एंटिटी का हाथ काटकर इंजेक्शन खुद को लगा लेती है जिससे उसका दिल धड़कना बंद हो जाए। ये देखकर एंटिटी पहले घबराने और रोने का नाटक करती है, लेकिन तुरंत ही जोर से हंसने लगती है। असल में स्काई ने इंजेक्शन कभी अपने अंदर लगाया ही नहीं था। ये सब उसके दिमाग से खेला गया एक भ्रम था। इसके बाद वो एंटिटी स्काई को एक क्लोजेट में धकेल कर बंद कर देती है। जब दरवाज़ा खुलता है तो स्काई चौंक जाती है, क्योंकि अब वो अपने वर्ल्ड टूर के पहले दिन के मंच पर खड़ी थी। उसके सामने हजारों लाखों लोग मौजूद थे। उसकी माँ, डायरेक्टर और जोशुआ भी सब बिल्कुल सही सलामत नजर आते हैं। यानी कि अब तक जो कुछ भी स्काई ने जिया और हमने देखा वो सब उस एंटिटी की बनाई हुई झूठी हॉन्टिंग थी। इसी भीड़ के बीच स्काई को अपने सामने एक और स्काई दिखाई देती है जिसे बाकी कोई नहीं देख सकता। तभी उस दूसरे स्काई के पेट को चीरकर असली रूप में वो एंटिटी बाहर आती है। उसका असली रूप एक विशाल बिना त्वचा वाला भयावह राक्षस था जिसके चेहरे पर केवल डरावनी मुस्कान थी। अब वो सीधा स्काई का मुंह फाड़कर उसके भीतर प्रवेश कर जाता है। बाकी लोग कुछ भी नहीं देख पाते, यानी कि ये शराब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका था।
एंटिटी ने स्काई को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया था। असली स्काई के चेहरे पर अब वही डरावनी स्माइल उभर आती है। वो सबके सामने माइक्रोफोन उठाकर उसे अपनी आंख में घुसा देती है और वहीं अपनी जान ले लेती है। लेकिन इस बार फर्क ये था कि पहले ये शराब केवल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक फैलता था, जबकि अब हजारों गवाहों की मौजूदगी में ये एक ही पल में लाखों लोगों तक फैल चुका था, क्योंकि एंटिटी समझ चुकी थी कि लोग इस कर्ज को तोड़ने का तरीका ढूंढ चुके हैं और अगर ये लाखों करोड़ों तक एक साथ फैल गया तो इसे कोई कभी रोक नहीं पाएगा। और इसी के साथ ये खेल, ये स्माइल का शाप अब हमेशा के लिए दुनिया में चलता रहेगा। फिल्म स्माइल 2 की कहानी यहीं पर आकर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।